अगर कोई कोर्ट में झूठे सबूत दे दे तो, या फिर अगर कोई झूठे बयान दे दे तो तब कोर्ट उसके ऊपर क्या कार्रवाई करेगा, या फिर जिसके खिलाफ में ऐसे झूठे सबूत दिए हैं वो क्या कार्रवाई कर सकता है। तो यही सारी चीज बता रखी है आपकी सीआरपीसी के चैप्टर 26 के अंदर। तो सीख लेते हैं सीआरपीसी सेक्शन 340 से लेकर 342 तक। और अगर आप कोई स्टूडेंट नहीं है, ऐसे नॉलेज के लिए वीडियो देख रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं ये वीडियो कोई केस लॉ का वीडियो नहीं है, ये एक क्लास है, ये सीआरपीसी का एक क्लास है जो लॉ के स्टूडेंट के लिए काम में आती है। या फिर अगर आप कोई ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे आप B1 की तैयारी कर रहे हैं, एपीओ की तैयारी कर रहे हैं, खैर स्टूडेंट होंगे तो आप समझ ही जाएंगे। अगर आप नॉलेज के लिए देख रहे हैं तो आप देख सकते हैं, लेकिन ये कोई केस लॉ का वीडियो नहीं है, कहीं आपका टाइम खराब हो जाए, तो मैं इसीलिए बता रहा हूँ। हाँ, नॉलेज के लिए देखिए भाई, देखिए कैसे कार्रवाई होता है 340 के अंदर। प्रोसीजर इन केस मेंशन्ड इन सेक्शन 195, कि वहां पे क्या प्रोसीजर होगा जहां पे सीआरपीसी 195 मेंशन है, जहां पे बताया गया है। अब 195 क्या बताता है भाई, 195 ये बताता है कि अगर कोर्ट के अंदर कोई आईपीसी सेक्शन 193 से 196 वाला अगर ऑफेंस कर देता है, यानी कि अगर कोई झूठे सबूत दे देता है, या फिर 199 और 200 वाला अगर ऑफेंस कर देता है, यानी कि घोषणा कर देता है, झूठी घोषणा कोर्ट के अंदर, या फिर 205 वाला आईपीसी सेक्शन है ये वाला अपराध कर देता है। अब 205 क्या होता है कि अगर कोई डुप्लीकेट बन के चला जाता है, जैसे कोर्ट ने कह दिया कि भाई अपना रिश्तेदार को जमानती लेके आया, अब वो किसी को झूठा रिश्तेदार बना के ले आया, किसी टेम्पो वाले को पकड़ के ले आया कि भाई, जैसे स्कूलों में कहते थे ना कि ये मेरे पापा है जी, किसी टेम्पो रिक्शा वाले को 10 रुपए दिए, पापा बना के ले गया। तो ऐसे अगर जमानत के लिए किसी को ऐसे पापा बना के लेके जाएगा तो 205 लग जाएगी। या फिर अगर कोर्ट के अंदर कोई किसी के ऊपर झूठा आरोप लगाता है, या फिर कोर्ट के अंदर कोई लोक सेवक बैठा हुआ, पब्लिक सर्वेंट बैठा हुआ, लाइक कोई जैसे पुलिस वाले बैठ जाते हैं किसी मामले के अंदर, अगर उसकी कोई बेइज्जती कर देता है ना, ऐसे बोल देते हैं कि सर ये पुलिस वाला ये साला मिला हुआ है जी, ये जो आपके सामने बैठा है इसी ने तो पैसे खा के ये चार्जशीट बनाई है, तो उसका अपमान कर दिया। समझ में आया कि नहीं आया। तो अगर ये वाला ऑफेंस करता है कोर्ट के अंदर, 195 के अंदर यही बताया गया, 195 सीआरपीसी का एक सेक्शन है। या फिर 463 फोर्स डॉक्यूमेंट हो गया, 471 475 ये सब डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट के लिए, अगर कोई डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट ऐसे बनाता है, घटता है, अगर ऐसा डॉक्यूमेंट कोर्ट के अंदर पेश करता है जो ओरिजिनल नहीं है, या फिर ऐसा वाला कांड कोर्ट के अंदर करता है, तब कोर्ट उस कांड के ऊपर क्या कार्रवाई करेगी, तो यही सारी चीज बता रखी है। तब क्या प्रोसीजर होगा अगर ये वाला अपराध कोई कोर्ट के अंदर कर दे तो। लेकिन अगर कोर्ट के अंदर ये वाले अपराध कर दिए तो दिक्कत किसको है भाई, दिक्कत किसको होगी, तो पहली दिक्कत उस कोर्ट को ही होगी भाई, है ना। देखिए अगर आप जज होते और आपके सामने आपकी कोर्ट के अंदर कोई ये वाले ऑफेंस कर देते, तो आप क्या सोचते कि भाई मेरे ही कोर्ट में, मेरे ही सामने, मेरे ही कोर्ट की तौहीन की जा रही है, तो एक्शन लोगे कि नहीं लोगे, तो ये वाले एक्शन लिए जाएंगे। ठीक है, तो पहली दिक्कत किसको होगी, उस कोर्ट को दिक्कत होगी कि भाई मेरी कोर्ट में, मेरे सामने, मेरी कोर्ट की तौहीन की जा रही है, तो ऐसे में पहला एक्शन तो लेगा ये। दूसरा एक्शन कौन लेगा, दूसरी दिक्कत किसको होगी, तो दूसरी दिक्कत उसको होगी जिसके खिलाफ में ऐसे एविडेंस दिए हैं। देखिए जैसे मान के चलिए प्रोसिक्यूशन है, ठीक है, इस प्रोसिक्यूशन ने कोई झूठा डॉक्यूमेंट दे दिया, किसके खिलाफ में दे दिया, एक्यूज के खिलाफ में दे दिया। तो अब इसने झूठा डॉक्यूमेंट दिया, तो अब दिक्कत किसको है, अब दिक्कत इसको है। कोर्ट को भी दिक्कत है क्योंकि इसकी कोर्ट के अंदर दिया है, और इसको भी दिक्कत है क्योंकि इसके खिलाफ दिया। हाँ, दे ये भी सकता है, जैसे ये एक्यूज है, इसने ऐसा कोई 228 वाला ही ले लो, किसने बैठे बैठे कह दिया जी मैंने कुछ नहीं किया, पुलिस वाले ने पैसे लेके मेरे ऊपर चार्जशीट बनाई है। अब एक्यूज ने ऐसा अपराध कर दिया, तो अब दिक्कत किसको है, अब इनको कोर्ट को दिक्कत है, या फिर इनको दिक्कत है, या फिर इसके खिलाफ अगर ऐसा कोई डॉक्यूमेंट दे देता है तब इसको दिक्कत है। समझ में आया या नहीं है, सिर्फ इतना समझना कि दिक्कत किसको है। अगर कोर्ट के अंदर ऐसा अपराध करेगा तो या तो इनको दिक्कत है या इन दोनों में से किसी एक को दिक्कत है। यहां तक बात पल्ले पड़ी। अब ये सेक्शन 4 तरह की बात बताता है। पहली बात ये बताता है कि अगर कोई कोर्ट के अंदर ये वाला काम कर देता है और तब, और कोर्ट को पता लग गया, यानी कि ये जो मजिस्ट्रेट साहब, जज साहब, इनको पता लगा कि मेरे कोर्ट के अंदर ये वाला ऑफेंस हो चुका है, तब या तो ये, लेकिन करने वाले ने इतनी चालाकी से किया कि कोर्ट को तो पता चला ही नहीं, लेकिन सामने वाले ने ऑब्जेक्शन कर दिया कि ये जो डॉक्यूमेंट दे रहा है ये फॉल्स डॉक्यूमेंट है। समझ में आई, इनको पता नहीं लगा, सामने वाला इतनी चालाकी, देखो चालाकी करके तो आएगा, कोई झूठा सबूत लेके आएगा तो इतना कॉन्फिडेंस के साथ आएगा कि किसी को कानो कान खबर नहीं लगेगी, है ना, इतना कॉन्फिडेंस होगा, और कॉन्फिडेंस होगा। तो इसने कह दिया जी मेरे को दिक्कत है, इसने जो डॉक्यूमेंट दिया वो फॉल्स डॉक्यूमेंट दिया, इसको तो खबर नहीं लगने दी। तो ऐसे में अगर इनको पता लग गया तो ये, और अगर इनको पता नहीं लग गया लेकिन इन दोनों में से, देखो अगर ये दे रहा है तो इसको, और ये दे रहा है तो इसको, दिक्कत वाली बात मैं आपको पहले बता चुका हूं, तब ये एप्लीकेशन देंगे कि साहब मेरे को दिक्कत है कि इसने जो डॉक्यूमेंट दिया, इसने जो एविडेंस दिया वो झूठा दिया है। ठीक है, तो ऐसे में एप्लीकेशन देगा।
तो खुद के भरोसे पे या फिर इस एप्लीकेशन के व्याप पे क्या करेगा, ये कोर्ट फिर उस चीज की जांच करेगा कि भाई जो उसने ये वाले कांड किए हैं, पहले तो उसकी इंक्वायरी करेगा, कहीं भाई ऐसे लगा रहा हो, तो जांच के बाद अगर पता लगा कि हाँ जिसने एप्लीकेशन दिया या तो इसने या फिर इसने या फिर कोर्ट ने कार्रवाई करवाई है, वो बात सच निकली जांच के बाद कि हाँ इसने सरका दिया भाई, डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट चिपका दिया, इसने झूठे सबूत कोर्ट के अंदर दे दिया, झूठा बयान इसने कोर्ट के अंदर दे दिया, तब ऐसे में फिर तो भाई अगर आप जज होते तो आप क्या छोड़ देते उसको, आप भी एक्शन लोगे ना, तो आप क्या एक्शन लोगे, तो आप यही सोचोगे भाई मेरी कोर्ट के अंदर और मेरे सामने झूठे सबूत दे गया यार, कोई डर ही नहीं है। तब ऐसे में फिर आप क्या करोगे, सबसे पहले इसी के अंदर बता दिया ए बात के अंदर आपके लिए जरूरी हो जाएगा ना कार्रवाई करना। देखो अगर आपके सामने कोई क्राइम हो रहा है और आप चुपचाप बैठे हो, इसका मतलब क्या है, क्या मतलब है, आपके पास पावर होते हुए भी आप सहन कर रहे हो। लेकिन आपके सामने यार आप जज हो, ये जज है, और जब जांच के बाद पता लगा कि कोई पेल गया मेरी कोर्ट के अंदर ऐसे ऐसे, तब मन करेगा ना कार्रवाई करें। तब कार्रवाई कैसे करेंगे वो चीज बता दी जांच के बाद। देखिए भाई कार्रवाई करना जरूरी हो गया, पहली चीज तो उस इंटेंशन को लिखेगा कि भाई देने वाले ने जो डॉक्यूमेंट दिए किस इंटेंशन से दिए, पहली चीज तो ये। दूसरी बात, फिर उसके खिलाफ में शिकायत लिखेगा, परिवार कंप्लेन है कि भाई मैं अब इसकी शिकायत कर रहा हूं कि इसने मेरी कोर्ट के अंदर आके ये अपराध किया। देखो जिस कोर्ट के अंदर अपराध किया वो कोर्ट इस मामले की सुनवाई नहीं करेगी, वो अपनी ऊपर वाली कोर्ट के पास भेज देगी कि किसी बंदे ने मेरी कोर्ट के अंदर आके ये वाले अपराध किए, यही बता रखे हैं आपके सीआरपी सेक्शन 195 के अंदर। तो ऊपर वाली कोर्ट क्या करेगी, फिर वो उस मामले की इंक्वायरी करेगी, उसके ऊपर ट्रायल चलाएगी। तो उसकी क्या लिख देगा, कंप्लेन लिख देगा कि इस पर्सन ने मेरी कोर्ट के अंदर या कोई फॉल्स डॉक्यूमेंट दिया या फिर कोई झूठा एविडेंस दिया या फिर किसी ऐसे पब्लिक सर्वेंट की बेइज्जती की है। तीसरी बात, फिर उस डॉक्यूमेंट को उस कंप्लेन को कहां भेज देगा, उसको फर्स्ट कैटेगरी के मजिस्ट्रेट के पास में भेज देगा जो ऐसे मामले की सुनवाई करने की पावर रखता है, ऐसे मामले की सुनवाई करने के लिए सशक्त है। फिर शिकायत तो भेज दी, शिकायत के साथ में बंदा भी तो भेजेगा जिसने ऐसा वाला कांड किया है। अगर वो काम इसने किया है तो इसको, और वो काम इसने किया है तो इसको। अब एक्यूज कौन हो गया, अब जिसके खिलाफ में ये वाले सेक्शन लगे हैं, अब एक्यूज वो हो गया, भले ही प्रोसिक्यूशन के ऊपर लगे हो। एविडेंस झूठे सबूत तो ये भी दे सकता है ना भाई। तो अब एक्यूज ये हो गया, ये नहीं हुआ। इन मामलों में वो जो मामला चल रहा है वो तो खैर चल ही रहा है। अब इन मामलों में जो भी एक्यूज होगा उस एक्यूज को कहां भेज देगा, फर्स्ट कैटेगरी के मजिस्ट्रेट के पास में भेज देगा, कस्टडी में। लेकिन अगर वही मामला जमानती हो तो तब ऐसे में मुझसे जमानत भी ले ली जाएगी कि भाई तेरे को फर्स्ट कैटेगरी के पास है ना, अगले 4 दिन के बाद जाना है और 4 दिन के बाद भी 12 बजे जाना है। तो तू 4 दिन के लिए कस्टडी में रहना चाहता है तो ठीक है, बाकी तेरा जो मामला वो जमानती है, तू जमानत ले सकता है। और ऐसे में अगर वो जमानत देता है, सिक्योरिटी देता है कि हाँ साहब मैं सिक्योरिटी दे दूंगा और मैं अपने आप चला जाऊंगा, तो ऐसे में वो कोर्ट क्या कर लेगी, उससे जमानत ले लेगी, हाँ तू वहां पे पेश हो जाना भाई। लेकिन अगर मामला गैर जमानती है तब ऐसे में तो जमानत दे ही नहीं सकती। फिर क्या करेगी, फिर कस्टडी में उसको उस मजिस्ट्रेट साहब के पास में भेजा जाएगा। यही कहता है आपका डी पॉइंट। इसके बाद में एक बात और लिख दी कि अगर उसी मामले से संबंधित अगर कोई पर्सन है या फिर ऐसा कोई विटनेस, लाइक कोई जैसे कोई विटनेस है जो ऐसे उसकी जाके गवाही दे सकता है, कोई पर्सन है उस मामले के बारे में जानता है, तो उसको भी कोर्ट, यही वाली कोर्ट जो शिकायत करवा रही है वो क्या कर देगी, उसको ऑर्डर दे देगी कि आपको भी फर्स्ट कैटेगरी क्लास मजिस्ट्रेट के पास में उस दिन हाजिर होना है जिस दिन उसकी शिकायत, जिस दिन उसकी तारीख है भाई, उस तारीख पे आपको भी हाजिर होना और जाके बताना है किसने कोर्ट के अंदर जाके किसी पब्लिक सर्वेंट की बेइज्जती की है। अगर आप वो पब्लिक सर्वेंट है जिसकी बेइज्जती हुई, उसको भी कह सकती है कि आप जाके बताइए कि क्या क्या बोला था आपने, इसने आपको सारी बातें प्यार से बताना, ठीक है। तो पहली बात समझ में आई या नहीं आई मेरे को जरूर बताएं। अगर आप भी ऐसे नॉलेज के लिए वीडियो देख रहे हो तो मैं एक चीज और बता देता हूं आपको। देखिए होता क्या है, ये तो थी खैर स्टूडेंट की बात, मेरे को पता है 340 जो है 340 स्टूडेंट से ज्यादा आम नागरिक ज्यादा देखता है, क्योंकि उनको भी नॉलेज चाहिए कि हम कैसे कैसे शिकायत कर सकते हैं। जैसे एक मामला बताता हूं आपको मेंटेनेंस का। तो एक पत्नी ने शिकायत कर दी थी कि मेरे पति ने पिछले महीने का मेरे को मेंटेनेंस नहीं दिया। अब पति ने कह दिया जी मैंने तो दिया, कोर्ट ने बुला लिया। अब पति कौन था, पति उस मामले में एक्यूज बन गया। पत्नी ने शिकायत की कि मेरे पति ने मेरे को पिछले महीने का मेंटेनेंस नहीं दिया। अब पति ने कहा जी मेंटेनेंस मैंने दिया है, आप इसकी बैंक की कॉपी की चेक करवा लो, स्टेटमेंट मंगवा लो। अब वो स्टेटमेंट ले आई बुआ, वो स्टेटमेंट तो ले आई, उसमें वो तारीख थी ही नहीं। अब उसने डिटेल दिखा दी, ये देखो जी मेरी बैंक की डिटेल, मैंने मेरे खाते से ट्रांसफर कर रखा है माल, ये देख लो। अब उसमें है नहीं और इसमें है, तो
तो अब मतलब या तो इस वाला झूठा है या फिर इस वाला झूठा है। तब ऐसे में पति ने एप्लीकेशन दिया था कि साहब ये जो दे रही है ये मेरे खिलाफ में झूठे सबूत दे रही है, झूठा डॉक्यूमेंट दे रही है। तो इसने एप्लीकेशन दिया, उस एप्लीकेशन के हिसाब से फिर जांच हुई, जांच में पता लगा कि पत्नी झूठ बोल रही है, उसने वो वाली कटिंग करवा रखी है, स्टेटमेंट में से उसका अकाउंट में पैसा आ चुका था। फिर इन्होंने क्या किया, इन्होंने शिकायत दर्ज की इसकी पत्नी की कि इसने मेरे ही कोर्ट में आके, मेरे ही सामने, मेरी कोर्ट की तौहीन की, मेरी कोर्ट में आके क्या कर दिया, झूठे एविडेंस दे दिए, ऊपर वाली कोर्ट में भेज दिया, यानी कि फर्स्ट क्लास में जा। अब इसकी वहां पे इंक्वायरी होगी। अब जो भी इनमें से जो सेक्शन लगेगा, अब जो कोई झूठा सबूत देता है और झूठा वो डॉक्यूमेंट बना के देता है तो अलग अलग सजा बनती है, 3 साल से 7 साल तक की सजा। फिर जो वहां पे जो ट्रायल चलेगा वो ऐसे चलता है। अब समझ में आ गया होगा। अगर आपके केस में भी ऐसा है तब आप कोर्ट को एप्लीकेशन दे सकते हो। जैसे सामने वाला कोई सबूत पेश कर रहा है और आपको डाउट है कि भी झूठा है, तो आप कोर्ट में एप्लीकेशन दीजिए कि साहब मेरे को डाउट है भाई, ये जो दे रहा है झूठा दे रहा है। तब वो ऐसी शिकायत को फिर वो कार्रवाई हो जाएगी। और अगर सामने वाला ऐसे पकड़ा जाता है तो फिर आपका पलड़ा भारी हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? पहली बात समझ में आई या नहीं आई? दूसरी बात देखो क्या कहता है। दूसरी बात ये कहता है भाई कि अगर मजिस्ट्रेट जो भी कोर्ट है उनको मालूम पड़ गया कि मेरी कोर्ट के अंदर किसी ने झूठा सबूत पेल दिया, भाई झूठे बयान दे चुका है कोई, इनको पता है, फिर भी चू चा चप आराम से बैठे हैं, या फिर किसी ने एप्लीकेशन भी दे दिया कि साहब ये सामने वाला मेरे खिलाफ में झूठे सबूत दे रहा है, झूठा डॉक्यूमेंट दे रहा है, और उस एप्लीकेशन को भी ले लिया, यानी कि पता भी था तब भी कोई कार्रवाई नहीं की, एप्लीकेशन भी ले लिया, एप्लीकेशन लेने के बाद भी एप्लीकेशन को रख लिया तब भी कोई कार्रवाई नहीं की, चू चा चप ऐसे बैठे मजिस्ट्रेट साहब कि जैसे कुछ करना ही नहीं। तब ऐसे में इनके पास पावर भी है। क्या पावर है? ये वाली पावर है जो हमने पॉइंट 1 में सीखा था कि इनके पास में पावर है कि उसकी जांच करवा सकते हैं, जांच के बाद लिख सकते हैं, कंप्लेन कर सकते हैं, वहां भेज सकते हैं, जमानत ले सकते हैं, विटनेस को भेज सकते हैं। सारी पावर होते हुए भी चू चा चप बैठे हुए हैं। अब क्या होगा भाई? तब ऐसे में इनके पास जो पावर है, ये वाली जो पावर है, इस पावर को इससे ऊपर वाली जो कोर्ट है वो भी इस्तेमाल कर सकती है। जैसे मान के चलो इनके ऊपर फर्स्ट क्लास कोर्ट है, तो वो कोर्ट इस पावर को इस्तेमाल कर सकती है कि भाई वो तो चू चा चप बैठे हुए हैं, उनको पता होते हुए भी, लेकिन वो है तो हमारा हिस्सा, हमारी कोर्ट का, तौहीन तो हमारी भी हो रही है। तब ऐसे में वो भी उसके ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं और ऐसे ही कार्रवाई कर सकते हैं। समझ में आया या नहीं आया? मेरे को जरूर बताएं। तीसरी बात भाई, ऐसी जो कंप्लेन होगी अब उसके ऊपर साइन किसके होंगे? देखिए, अगर कंप्लेन हाई कोर्ट करता है, 2 तरह की बात बता दी। अगर कंप्लेन हाई कोर्ट करता है तब हाई कोर्ट के अंदर जो ऑफिसर होते हैं ऐसे शिकायत वाले, तब उनके साइन होंगे। और अगर कंप्लेन हाई कोर्ट के अलावा कोई और अदर मजिस्ट्रेट कोर्ट या कोई भी और कोर्ट है, अगर वहां होती है तो उनके पास जो ऑफिसर है उनके साइन होंगे। ठीक है, हाई कोर्ट के अंदर हाई कोर्ट ने जो जिसको अपॉइंट कर रखा है ऐसे ऑफिसर को, उसके साइन होंगे। समझ में आया? और अगर उसके अलावा कोई और भी कोर्ट है तो उनके अंदर जो ऐसे अपॉइंट कर रखा है उनके साइन होंगे। इससे अगली बात बता दी कि कोर्ट किसको कहेंगे भाई? कोर्ट क्या है? तो कोर्ट उसी को कहेंगे जो हमको सीआरपीसी सेक्शन 195 के अंदर बताया गया। अब 195 के अंदर क्या बताया है? 195 के अंदर हमको यह बताया कि अगर कोई सिविल कोर्ट है उसको भी कोर्ट कहेंगे, अगर कोई क्रिमिनल कोर्ट है उसको भी कोर्ट कहेंगे, अगर कोई रिवेन्यू कोर्ट है उसको भी कोर्ट कहेंगे, और अगर कोई ऐसी संस्था है जिसको ऐसे स्टेट गवर्नमेंट ने बना रखा है न्याय प्रणाली के लिए, ऐसे जस्टिस के लिए, तो उसको भी क्या कहेंगे? उसको भी हम कोर्ट कहेंगे। लाइक पंचायत हो गया, है ना, गांव की पंचायत को अथॉरिटी दे दी कि आप जो फैसले लेंगे वो सही है, तो अब पंचायत को अथॉरिटी दे दी तो पंचायत क्या? पंचायत भी एक कोर्ट है। ठीक है, और कोर्ट के बारे में तो सीआरपीसी के अंदर भी, एविडेंस एक्ट के अंदर भी, आईपीसी के अंदर भी, सबके अंदर बताया गया अलग अलग। ठीक है, अगर कोई कमिश्नर ऐसे नियुक्त की जाती है और वो कहीं पे जाके ऐसे बयान लेके आते हैं तो तब वो भी कोर्ट है। समझ में आया नहीं आया? मेरे को जरूर बताएं। तो ये सेक्शन आपको क्लियर हुआ या नहीं आया? मेरे को जरूर बताएं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है, 340 एग्जाम में ही पूछा जाता है। और इसकी तो अगर आप एडवोकेट बनना चाहते हो तो इसकी आपको भरपूर नॉलेज होनी चाहिए कि कब एप्लीकेशन कैसे लगाया जाता है, कैसे रिजेक्ट करवाया जाता है। तो रिजेक्ट वाली बात भी अब आगे बताता हूँ कि अगर आपके खिलाफ अगर कोई एप्लीकेशन लगा देता है तो आप रिजेक्ट कैसे करवा सकते हैं। देखिए भाई, 341 के अंदर बता दी अपील। अपील के अंदर 2 बातें बता दी। पहली बात तो अपील कर कौन सकता है और अपील कब नहीं कर सकता है, कौन कर सकता है और कब नहीं कर सकता है। 2 तरह की बात बता दी, ये मैं रहने देता हूं, ये काम आएगा। देख लेते हैं भाई, पहली बात क्या कहता है। पहली बात ये कहता है कि कौन कर सकता है, तो पहले ये सीख लेते हैं। देखिए भाई, अगर इसने कंप्लेन किया है,
एप्लीकेशन दिया है 340 के तहत इसने एप्लीकेशन दे दिया और इस कोर्ट के अंदर दिया, यानी कि जिस कोर्ट के अंदर वो सारा ये वाला मामला चल रहा था, ये तो एप्लीकेशन वहीं पे देगा। इसने यहाँ पे एप्लीकेशन दे दिया और इन मजिस्ट्रेट साहब ने क्या किया, एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया, नामंजूर कर दिया। यानी कि इसने एप्लीकेशन दिया, इसकी एप्लीकेशन इसको वापस दे दी, या फिर इसने एप्लीकेशन दी, इसको वापस दे दी, किसी ने भी एप्लीकेशन दी हो, समझ में आई बात। एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया, तो जिसकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया है वो क्या कर सकता है, अपील कर सकता है। पहली चीज समझ में आई। दूसरी बात, अगर इसने एप्लीकेशन दी या फिर इसने एप्लीकेशन दी और उस एप्लीकेशन को मंजूर कर दिया, एक्सेप्ट कर लिया, अब जिसके खिलाफ में एक्सेप्ट किया, अगर इसने एप्लीकेशन दिया तो जाहिर सी बात इसके खिलाफ दिया, और इसने एप्लीकेशन दिया तो इसके खिलाफ दिया। तो अब जिसके खिलाफ एप्लीकेशन बन चुका, जिसके खिलाफ शिकायत बन चुकी है, वो कौन कौन कर सकता है, या तो जिसकी एप्लीकेशन कैंसिल हुई है वो ऊपर वाली कोर्ट में अपील करेगा, या फिर जिसके खिलाफ में अब कंप्लेन बन चुकी है वो ऊपर वाली कोर्ट में। ऊपर वाली कोर्ट का मतलब कौन, ये जो कोर्ट है ये जिसके सबऑर्डिनेट काम कर रही है। अब इसके ऊपर जो कोर्ट है वहां पे जाके ये दो लोग क्या कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं कि साहब हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। फिर वो कोर्ट क्या करेगी, वो कोर्ट उन दोनों पार्टियों को बुला लेगी, उन दोनों पार्टियों को सुनने के बाद, उनको मैटर देखने के बाद, फिर अगर उसने एप्लीकेशन दिया था जिसकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई है, तब कोर्ट ऑर्डर दे सकती है, वो अपील वाली कोर्ट जहां पे अपील चल रही है, कि भाई इसकी एप्लीकेशन को मंजूर किया जाए, यानी कि ये जो कह रहा है इसकी एप्लीकेशन को मंजूर करके शिकायत लिखी जाए, ऑर्डर दे सकती है अगर एप्लीकेशन कैंसिल हुआ तो। या फिर दूसरी बात, उसकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर ली थी और इसके खिलाफ में कंप्लेन कर दी, तो अब कोर्ट ये ऑर्डर भी दे सकती है जहां पे अपील हुआ कि भाई जिसके खिलाफ में आपने अपील किया ना वो अपील काम के लायक की नहीं है, इसने जो एविडेंस दिया वो सही दिए, तो इस उस एप्लीकेशन को कैंसिल, उस शिकायत को कैंसिल किया जाए। शिकायत हो चुकी हो तो शिकायत को कैंसिल करवा सकता है, एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया हो तो एप्लीकेशन को मंजूरी दिलवा सकता है ऊपर वाली कोर्ट। तो ऐसे होता है, अगर आपको भी किसी के ऐसे रिजेक्ट करवानी हो तो ऐसे आप ऊपर वाली कोर्ट में अपील करवा के उसको रिजेक्ट करवा सकते हो, और अगर आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई तो आप उसको ऊपर वाली कोर्ट में अपील करके पास करवा सकते हो। तो वो कोर्ट जो ऑर्डर देगी वो ऑर्डर फिर मान्य होंगे, वो कोर्ट माने जाएंगे। अगर उसने एप्लीकेशन को रिजेक्ट करवा दिया तो करवा दिया, एक्सेप्ट करवा दिया तो करवा दिया, और कंप्लेन को एक्सेप्ट करवा दिया तो करवा दिया, रिजेक्ट करवा दिया तो रिजेक्ट करवा दिया, बस फाइनल। ठीक है। दूसरी बात कि अब अपील कब नहीं कर सकते, कौन कर सकता है, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। कब नहीं कर सकते, तो भाई अगर एक बार अपील वाली कोर्ट ने, जिस कोर्ट के अंदर ऐसी अपील हुई थी, उस अपील कोर्ट ने जो भी अपना फैसला सुनाया, या तो उस एप्लीकेशन या तो उस कंप्लेन को रिजेक्ट करवाया या फिर उस एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करवाया, एक बार ऑर्डर देने के बाद दोबारा उसके ऊपर कोई अपील नहीं होगी, सिर्फ एक बार ही अपील हो सकती है। अगर अपील कोर्ट ने फाइनल कर दिया कि अब दोबारा नहीं देखे जाएंगे तो फिर अरे ये लो, तो फिर एक बार, ठीक है, दोबारा अब उसके ऊपर अपील नहीं होगी, सिर्फ एक बार ही अपील की जा सकती है। तो ये सेक्शन आपको समझ में आया है या नहीं आया, मेरे को जरूर बताएं। सिर्फ दो बातें ध्यान में रखनी है, कौन अपील कर सकता है और कब नहीं कर सकता। तो एक बार फैसला आने के बाद जो भी फैसला आया वो अपील वाली कोर्ट का, अब दोबारा अपील नहीं कर सकता। देखिए 342 क्या कहता है, पावर टू ऑर्डर कॉस्ट। भाई पावर है कोर्ट के पास में, क्या पावर है कि जिस कोर्ट में अपील हुई है वो ऐसी थोड़ी है कि भाई मेरे पे आया शिकायत कर दी, उसके भी तो खर्चे पानी हैं कोर्ट के, तो वो खर्चे पानी कोर्ट उनसे ले सकती है, कोर्ट के पास में पावर है। किन से लेगी, जो शिकायत करेगा। अगर इसने अपील की है कि मेरी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया, तो कोर्ट कह देगी कोर्ट के 2000 रुपए हैं भाई खर्चे के, कोर्ट की फीस 1000 रुपए है, आप 1000 रुपए जमा करवाओगे, उसके बाद कोर्ट आपकी इस बात पे कार्रवाई करेगा, विचारण करेगा, सोचेगा, ठीक है। तब और अगर इन्होंने किया कि जी मेरे खिलाफ में ऐसी ऐसी कंप्लेन कर दी गई है लेकिन मैं सच्चा भी हूं, तब ऐसे में जिसने भी अपील की, सीधी सी बात है, उससे क्या कर लेंगे, उससे खर्चे ले लेंगे। कितने खर्चे लेंगे, जो कोर्ट की फीस होती है जितनी जायज बनती है, ऐसे नहीं कि मुंह खोल के कितना ही बोल दिया। जो कोर्ट की फीस है, अगर कोर्ट की 50 रुपए फीस है तो 50 ली जाएगी, और कोर्ट की फीस 500 तो 500 ली जाएगी, ठीक है। तो ये सेक्शन आपको समझ में आया या नहीं आया, मेरे को जरूर बताएं। तो ये था आपका सीआरपीसी सेक्शन 340 से 342 तक। तो सीखते हैं 43, 44, 45 और 46 तक सीखते हैं। तो भाई क्लास अच्छी लगी है तो इसको शेयर कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। सीखते हैं नेक्स्ट सेक्शन। थैंक यू भाई।